साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, अपने सिलेबस को पढ़ते हुए यानी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को एक क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शिक्षण कौशल और विभिन्न जो सूक्ष्म शिक्षण तथा शिक्षण कौशल के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट से भी आपकी परीक्षा में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं क्या, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ नहीं, अगर हम सामान्य से इसके अर्थ को ही देख लें तो कुछ दिमाग में हमारी बातें आ जाएंगी और जो चीजें आगे हम लोग विभिन्न पढ़ेंगे उन पर भी हमारा दिमाग काम करेगा। तो शिक्षण से हम जानते हैं पढ़ाना हो गया, टू डिलीवर सम नॉलेज, ठीक है। शिक्षण किस लिए, अधिगम किस लिए होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए। तो कहा गया ऐसा पढ़ाया जाए जिससे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो ऐसे पढ़ाने से जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं, कुछ तय बातें बनाई गई हैं। अगर उन बातों को, उन नियमों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो पढ़ाना है, हमारी जो टीचिंग है वो बहुत अधिक इफेक्टिव होती है और हम जो मूल अर्थ है शिक्षण अधिगम का यानी पढ़ाने से व्यवहार में आने वाले परिवर्तन का, उस मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस मेन ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सैद्धांतिक होते हुए आगे हम बढ़ते हैं। कहा गया, क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण करने की प्रक्रिया में, वही मैंने आगे आपको ऊपर समझाया है, शिक्षण करने की प्रक्रिया में हम कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं। ये अनुगमन का मतलब क्या होता है? हम इसको फॉलो करते हैं, अनुगमन करते हैं। इन्हीं कुछ आधारों को और मान्यताओं को ही शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब कौन कौन सी बातों को और कौन कौन से मान्यताओं को हम लेकर के आगे चलते हैं उसको हम जरा एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा कहा गया है, पहला जो हमारा है वो क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला क्या कह रहा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो सक्रिय होकर बच्चे सीखेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे शिक्षण अधिगम पर? तो क्या क्या बातें हैं, किस तरीके से? कहा गया है कि एक्टिव लर्निंग यानी क्रियापरक शिक्षण विधि का आधार क्या है? छात्रों का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा का है कि क्रियापरक शिक्षण विधि से तात्पर्य है या क्रियापरक शिक्षण विधि का आधार क्या है? तो बच्चों को सक्रिय होकर सिखाना, शिक्षक का सक्रिय होकर बालकों को ज्ञान देना। तो ऐसे कई सारे विकल्प अगर आपको मिलते हैं परीक्षा में तो उस समय आपको किस बात पर ध्यान रखना है? तो कहा गया क्रियापरक शिक्षण विधि का आधार क्या है कि टीचर जो है वो नहीं, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाना है, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्टिव लर्निंग, क्रियापरक शिक्षण। शिक्षक छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इसी बात पर हम फ्रोबेल की एक कोटेशन को अगर हम देखें तो कहते हैं कि फ्रोबेल साहब की बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना ही स्थायी सीखना है। किसने कहा है? ये फ्रोबेल की डेफिनेशन है। बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। अब बच्चे सक्रिय होकर सीख रहे हैं, ये जो है किस किस शिक्षण विधि में देखने को मिलता है? तो कहा जाता है करके सीखना क्रियाशीलता का प्रमुख आधार है और इस आधार पर प्रोजेक्ट मेथड, हमारा डाल्टन मेथड, बेसिक शिक्षा आदि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित कुछ शिक्षण विधियां या पद्धतियां हैं। इसी बात को हम अगर आगे बढ़ाएं, रायबर्न साहब की कोटेशन को अगर लें तो रायबर्न कह रहे हैं कि छात्र का क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। The principle of activity on the part of pupil is the first importance in all education, all teaching. तो इस तरीके से शिक्षा, छात्र की क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण शिक्षण में, पूरी पढ़ाई में
सर्वप्रथम महत्व रखता है, ऐसी बात कौन कह रहा है? तो ये रायबर्न साहब का कहना है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्रियाशीलता मतलब छात्र सक्रिय होकर किसी भी बातों को सीख रहे हैं, चाहे उन्हें आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं, चाहे आप उन्हें कोई लैब में ले जाते हैं, चाहे उन्हें कोई क्राफ्ट तैयार करने को कहते हैं। जब बच्चे स्वयं से कुछ बातों को सीख रहे होते हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे होते हैं, तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग कहते हैं। इतनी बातें पर्याप्त हैं। सीधे प्रश्नों के रूप में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको लिखकर यहाँ पर बता दी है कि क्रियापरक शिक्षण विधि का आधार छात्रों का स्वयं अपनी क्रिया के द्वारा सीखना। बालक कार्य करके ही सीखते हैं, क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना किसने कहा है? फ्रोमेल ने कहा है। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है, किसने कहा है? रायबर्न ने कहा है। और प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन मेथड, बेसिक शिक्षा, ये कुछ क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, आगे दूसरा हम देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा हमारा है प्रेरणा का सिद्धांत। एक दूसरी बात याद रखनी कि बच्चों में हमें मोटिवेशन डेवलप करना है, और मोटिवेशन ऐसा एक स्पार्क प्लग है। ये मान चलिए कि मोटिवेशन एक बहुत मतलब अंदर की जो ऊर्जा जिससे सक्रिय होगी वो मोटिवेशन है। जब तक किसी चीज को पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं आता है तब तक सक्रिय बच्चा हो भी नहीं सकता। तो दूसरी बात कही गई है उससे महत्वपूर्ण, या कहते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो जो शाब्दिक, अब ये किस रूप में हो सकती है, मोटिवेशन किस रूप में हो सकता है, प्रेरणा किस रूप में दी जाती है? तो या तो हम यहाँ पर, हम अभी मनोवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सामाजिक बात कर रहे हैं। तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की प्रेरणा हमें अपने शिक्षण के दौरान प्रयोग में लानी चाहिए। शाब्दिक में हमने शाबाश कह दिया, वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये सब बातें कह दी। अशाब्दिक में हमने भावभंगिमा रखी, या कोई हम भौतिक वस्तुओं को हमने उपहार के स्वरूप में दे दिया, तो ये हमारे अशाब्दिक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। इसी बातों को कैली साहब कह रहे हैं कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए, और बिना इसके बहुत अच्छा इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी। और कहा गया, क्वेश्चन एक बना था कि शिक्षण में प्रेरक तत्वों को सम्मिलित करना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षण में प्रेरक तत्वों को सम्मिलित करना प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, न कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, न कि रुचि के सिद्धांत पर। आप कंफ्यूज हो जाए पता चला। तो शिक्षण में प्रेरक तत्वों को सम्मिलित करना, छात्रों को शाबाश या उपहार, उनके अच्छे कार्यों को उपहार स्वरूप में कुछ उपहार देना, वो सब किस सिद्धांत पर आधारित है? वो प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। और जब मैंने आपको मनोविज्ञान पढ़ाया था तो उस समय मोटिवेशन आपको मैंने पढ़ाया है। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन स्टार्ट होता है किसी आवश्यकता से, नीड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कहाँ जाके खत्म होता है? तो ये गोल पर जाकर खत्म होता है। ये गोल पर जाकर खत्म होता है, मतलब वो आवश्यकता, ये ऐसी आवश्यकता है तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो शांत नहीं होती। अगर ऐसी आवश्यकता आपने डेवलप कर ली है तो वो जरूर मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन जब तक रहेगा, और मोटिवेशन तब तक रहता है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। चलिए भाई आगे देखते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्या है? बहुत बड़ी चीज है। जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक काम आगे होगा नहीं। तो मोटिवेशन आया, मोटिवेशन से ही हमें उन चीजों में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? कुछ चीजों में हमारा इंटरेस्ट पहले से होता है, कुछ विषयों को पढ़ने में, कुछ कार्यों को करने में, तो इन सब चीजों में हमारा पहले से इंटरेस्ट है। तो उस पर हम देखते हैं, जरा क्या बात करते हैं, और ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाता है, तो ये भी बातें हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है। बहुत अच्छी बात है कि क्या करना है, ये जो हमारा रुचि है वो हमें कार्य कर, जिस कार्य को करने में हमें रुचि होती है वो हमें, उसमें हमें मोटिवेशन भी रहता है। तो रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है। अतः शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने चाहिए। जिनके पास नोट्स है उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है, अतः शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। अब रुचिपूर्ण इंटरेस्ट डेवलप कैसे हो, कैसे पढ़ाएं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो सके? तो कहा गया कि बच्चों में कोई जिज्ञासा उत्पन्न करिए, पढ़े गए ज्ञान से आज के ज्ञान का सह संबंध स्थापित करिए, या फिर वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करने का प्रयास करिए। और
पढ़ाते समय बच्चों को पाठ्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग आप करते रहिए, टीचिंग एड्स का प्रयोग करते रहिए, दिखा करके कुछ वस्तु दिखा दीजिए किसी भी माध्यम से, जिससे बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ा दीजिए। ये सारी चीजें क्या है, बच्चों में इंटरेस्ट जगा सकती हैं और वो बच्चे एक्टिवली, सारी चीजें आपस में संबंधित है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सिद्धांत का फॉलो करेंगे, पढ़ाते समय आप विभिन्न सिद्धांत अपने आप फॉलो होते चले जाएंगे। ठीक है, आप जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो उस चीजों को बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा तो वो मोटिवेट होंगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आपकी टीचिंग में। इसी को आगे मैक्डूगल ने भी अपनी डेफिनेशन में कहा है कि रुचि एक प्रच्छन्न ध्यान है। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है बताता हूँ आपका। तथा ध्यान जो है, जो बच्चों का अटेंशन है, ध्यान रुचि का ही क्रियात्मक रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, रुचि एक प्रकार से कह सकते हैं, प्रच्छन्न का मतलब होता है झूठा, तो रुचि क्या है, एक प्रकार का ध्यान ही है। और ध्यान लग रहा है बच्चों का, ये एक प्रोसेस हो गई, और ये ध्यान इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अटेंशन क्या है, एक क्रियात्मक स्वरूप है ध्यान का। इसी बात को प्रिंसेट साहब कहते हैं कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। The teacher's best work will not done unless pupils are actively interested। बच्चे जब तक एक्टिवली सक्रिय रूप से रुचि नहीं दिखाएंगे तब तक शिक्षक का बेस्ट वर्क जो है वो निकलकर सामने नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा रुचि का सिद्धांत। ठीक है, रुचि क्या करेगी, कार्य को करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। बड़ी अच्छी लाइन है और ये आपको निम्नलिखित में से सत्य है। ठीक, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। रुचि से क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। प्रेरणा कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करेगा, रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कैसे। तो रुचि पहले आ रहा है, रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें आपका मोटिवेशन पहले से बना रहता है। ठीक, आपको कोई बहुत अच्छी चीज खाने, कोई डिश है, कोई भोजन है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको बनाने में भी आपका बड़ा मन लगता है। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि जिस चीज में हमारी रुचि होती है उस चीज की उस कार्य को करने की प्रेरणा हमारी अपने आप बन जाती है। इसीलिए आगे चलते हैं। अब शिक्षण यानी पढ़ाना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। हम ऐसे तो कोई कथा वाचते नहीं हैं। आज हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इस लेक्चर को हम पढ़ा रहे हैं, तो इस लेक्चर को पढ़ाने का मतलब है कि हम पढ़ाते समय हमारे पढ़ाने से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वो कैसा पढ़ाया जाए, उस तरीके के पढ़ाने के लिए हमें कुछ मान्यताओं को जानना है और उन्हीं मान्यताओं को हम जान रहे हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चे इस लेक्चर को पढ़ने के पश्चात शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों से परिचित होंगे और अपने पढ़ाते समय, क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे और जिससे बच्चे विभिन्न चीजों में सक्रिय होकर सीखते चलेंगे और अधिकतम उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो कहा गया शिक्षण एक सौद्देश्य क्रिया है जिसका लक्ष्य क्या है, अधिगम कर्ता के व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार लाना। ये हम जानते हैं, उत्तरोत्तर सुधार लाना। रायबर्न क्या कहता है कि शिक्षा के 3 फोकस पॉइंट हैं, 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन सा, शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु, है ना। इसी तरीके से कहा गया कि शिक्षण इन तीनों में स्थापित होने वाला संबंध है। शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु में, इन तीनों में क्या संबंध है कि इन तीनों में टीचिंग फॉर्मेट जो है हमारा वो एक रिलेशन क्रिएट करता है। देयर आर 3 फोकस पॉइंट। ठीक है, ऐसा कर लेना इसको। फोकस पॉइंट इन एजुकेशन, द टीचर, द चाइल्ड एंड द कंटेंट। टीचिंग इज द रिलेशनशिप विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दीज 3। रायबर ने क्या कहा है, शिक्षक के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। शिक्षण के माध्यम से ही इन तीनों में संबंध स्थापित होता है। किसने कहा है, अगली डेफिनेशन B.O. स्मिथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत बार पूछी जा चुकी है, कई बार ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है।
बीओ स्मिथ ने क्या किया, शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है, या शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन किसकी है? बीओ स्मिथ की है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और पुनः आ सकती है। अगली परिभाषा किसकी है? बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? अधिगम हेतु दिया गया एक उद्दीपन है, मार्गदर्शन है, दिशाबोधक है और प्रोत्साहन है। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये सब बातें हमारी निश्चित उद्देश्य पर आधारित रहती हैं। हमारा जो लेक्चर है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड रहता है कि हम ये पढ़ने के बाद ये चीजें प्राप्त कर लेंगे, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हमें किसी निश्चित उद्देश्य पर पहुंचना है तो जरूर हमें उस उद्देश्य पर पहुंचने के लिए किसी न किसी एक योजना बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आगे उसी सिद्धांत की बात कही गई है कि नियोजन का सिद्धांत, लगभग 10-12 सिद्धांत हैं, उनको हम देख करके खत्म करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इससे आपको एक क्वेश्चन 100% इस लेक्चर से मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन चाहे आप पीजीटी की परीक्षा देंगे वहां, चाहे आप और सुपर टेट की परीक्षा देंगे वहां, आपको एक नंबर इस लेक्चर से आपको 100% मिलेगा। प्रत्येक शिक्षक को, आज चलिए नियोजन के सिद्धांत को देखते हैं। अब हमें निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, उस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कोई ना कोई प्लानिंग करनी होगी। तो प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी होती है। आप भी लेसन प्लान बनाते हैं, वो भी आपके नियोजन का एक प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। प्रस्तुतिकरण का क्रम नियोजित व उद्देश्यपूर्ण हो तो छात्र भ्रमित नहीं होते हैं। जब हम कोई भी लेक्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, तो हम जानते हैं कि उनको एक ही दिशा में रखना है, एक लाइन में लेकर चलना है, तो हम उससे बच्चे क्या है, कंफ्यूज नहीं होते, जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इन बातों को पढ़ने से हमारा क्या उपयोग है। तो इससे बच्चे भ्रमित नहीं होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। योगम तथा सिप्सम के अनुसार कहा गया नियोजन अपव्यय को रोकता है। क्या है? अपव्यय को रोकता है। अपव्यय किस चीज का? वेस्ट का, मतलब टाइम का अपव्यय हो जाए या किसी भी चीज का। तो प्लानिंग जो है, नियोजन अपव्यय को रोकता है। यह शिक्षक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, आ सकती है, मेरा मन कह रहा है पता नहीं क्यों कि ये परिभाषा बड़ी अच्छी है और कहीं आपसे पूछी जा सकती है। योकम व सिप्सन के अनुसार प्लानिंग प्रिवेंट्स वेट्स, इट हेल्प्स द टीचर टू बी सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। तो नियोजन अपव्यय को रोकता है और यह शिक्षक को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। तो जाहिर सी बात है, हम कह दिया गया, मान लीजिए कि पढ़ाने से पहले पाठ्य योजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? तो पाठ्य योजना का सिद्धांत हमारा एक नियोजन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उद्देश्य कथन जब आपको कहा जाएगा, फिर हम जान रहे हैं आप तुरंत कंफ्यूज हो रहे हो। फिर दूसरा पार्ट हमारा जो योजना होता है, उसके बाद हमारे उद्देश्यपूर्ण कथन होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य कथन या बच्चों से आज हम ये पढ़ने वाले हैं ऐसी चीजें कहना, वो हमारे उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत पर आधारित है। अब आइए भैया, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो जब प्लानिंग कर ली है और प्लानिंग करके हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्लानिंग करने के बाद हम अपने लेक्चर में कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को रखेंगे। अब मैंने आपको जब चीज़ें ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप किताबों के माध्यम से पढ़ेंगे, और किताबें किसी भी किताब, भाई देखिए, किताब एक ऐसा हमारा मित्र है जिसका कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये नोट्स पढ़ लो, पर्याप्त है? तो मैं कहता हूँ कि किताबों का कोई भी, बुक्स का कोई भी विकल्प कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जो नॉलेज आपको बुक्स में मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। हाँ, हम, आप या जो भी और साथी यूट्यूब के माध्यम से या जो अन्य माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, वो आपको उन बुक्स का पूरा निचोड़ आपको प्रस्तुत करते हैं। कम समय में आपको इन पर फोकस कर लेना है और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। बाकी ब्रॉड नॉलेज के लिए आप किताबें जरूर पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि पूरी किताब तो एक क्या है, सागर है, उसमें बहुत सारे प्रस्तावना के रूप में फ्रेमिंग करने के लिए, समझ का निर्माण करने के लिए किताबें बोलती तो है नहीं, हम लोग बोल रहे हैं। इससे मैं आपको एक बेस दे देता हूँ, इसका अर्थ, इसके पीछे क्या है। तो जब कोई बोल नहीं रहा होगा तो वो लिखकर बताएगा, तो इसलिए किताबों में कंटेंट ज्यादा हो जाता है। चयन का सिद्धांत कहा गया, वैसे तो ज्ञान का स्वरूपतः सागर है। अब
उसको पढ़ाने हमारा जो लेक्चर है वो एक सीमित टाइम के लिए है, इसलिए हमारे लेक्चर में, हमारे टीचिंग में सिलेक्शन जरूरी है, चयन जरूरी है। सिलेक्शन वो नहीं है कि जो आपका टीचर के लिए सिलेक्शन है, हम टीचिंग के लिए सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब टीचिंग पढ़ाते समय किन कंटेंट को हमें सेलेक्ट करना है। हमेशा अपने जुगाड़, मतलब नौकरी जुगाड़ में रहते हो हमेशा, थोड़ा सा ये दूसरी बात चल रही, ठीक है, चलो अच्छी बात है, जुगाड़ में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर कंटेंट सिलेक्शन की बात हो रही है। रायबन साहब क्या कह रहे हैं, चयन का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है और शिक्षक के चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन is the most important one, and on the teacher's ability to select will depend a great deal of his success in his work। ठीक है, तो ये चयन का सिद्धांत है, कुछ कंटेंट हम सेलेक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, वो हमारा इसमें आता है चयन के सिद्धांत में। अगला सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कह रहा है भैया, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, हम जानते हैं कि हमारे क्लासरूम में, जो हमारा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक जो टीचर है वो जो पढ़ा रहा है, ठीक, और उसके सामने, इस टीचर की ये मुंडी है, ठीक, तो ये जो टीचर पढ़ा रहा है उसके सामने कई सारे बच्चे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, और सारे बच्चे बुद्धिमान हो, आप सिर्फ कुछ ही बच्चों का ध्यान रखेंगे, इस आधार पर अगर अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। हमें ध्यान रखना होगा सिर्फ ये फ्रंट बेंचर का नहीं, ये जो आगे बच्चे बैठे हैं इन्हीं का सिर्फ ध्यान नहीं रखना होगा, हमें इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं इन सब का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बच्चे, इन बच्चों का बौद्धिक विकास कुछ हो सकता है अधिक हो, इन बच्चों का बौद्धिक विकास थोड़ा कम हो, तो हमें किसी भी बात को बताने के लिए हमें कुल का ध्यान रखना है, पूरे समग्र का ध्यान रखना है कि कोई भी बात हम बताएं तो सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से हम, अगर हम ये बात ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं तो उसे हम व्यक्तिक विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का भी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या कहते हैं, समग्र का ध्यान रखना है इसमें। और इस व्यक्तिगत विभिन्नता पर काम किसने किया है, तो कहा गया फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिक विभिन्नता पर अध्ययन किया है, तो 1880 के करीब। और फ्रांसिस गाल्टन के बारे में मैंने शुरू में भी आपको पढ़ाया है, पिछली बार क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया था कि सूर्यनारायण शास्त्री के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, यह एक बुक भी इनकी है, वो बुक कौन सी है कमेंट में आप बताइएगा मुझे, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार क्या है भाई, अब एक मास्टर साहब ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब गुरुजी का क्या कॉन्सेप्ट है कि गुरुजी अपनी बिरादरी के जो बच्चे हैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर वो क्या देख रहे हैं, जो बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए हैं उन्हीं पर, और बाकी बच्चे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब है कि हम सभी बच्चों को, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको प्रश्न पूछने के, उनको क्लास में पढ़ने के समान अवसर और प्रत्येक कार्यों में समान सहभागिता उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए कोई एक आपके यहाँ फंक्शन है और उस फंक्शन में किसी भी कार्यक्रम का संचालन करना है, तो उस संचालन की जिम्मेदारी आपके कुछ खास बच्चों की नहीं होनी चाहिए। प्रयास ये हो कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका ग्रुप डिवीजन हो और उन सभी बच्चों को विभिन्न पॉइंट्स पर या विभिन्न प्रोग्राम होते हैं, एक ही प्रोग्राम में कई सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, उन सब के संचालन की जिम्मेदारी सभी बच्चों को मिल जाएगी। ऐसे सहभागिता सबकी बनी रहेगी, तो ये बच्चों में, तो ये थोड़ा सा लोकतंत्र बना रहेगा, सभी बच्चों की आपके प्रति आस्था बनी रहेगी। ठीक है, इस सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है, समानता और सहभागिता। सभी बच्चे समान हैं और समान अवसर मिलेगा, और समान अवसर के साथ सबको सहभाग करने का काम मिलेगा। ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवहार का, जैसे हमारा ये भी तो है, क्या बोलते हैं आपका, जो भी अनुच्छेद 46 है, ठीक, वो भी हमारा सहभागिता और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 46 क्या है, 45 की बात मैंने नहीं कही। आर्टिकल 46 क्या है कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आता तो बताना कि मैं उसको आगे क्लियर करूंगा। अगला कहता है जीवन से संबंध स्थापित करने वाला सिद्धांत। कौन सा है,
जब तक कोई तथ्य हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता तब तक वो हमें समझ में भी नहीं आता और हम ना उसको पढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 है, ठीक है, और इसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात कही गई है। कोई भी कंटेंट आप ऐसा पढ़ाइए उसको जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे अलग बनता है कि एक तो एनसीएफ हमारा 2005 बन गया, अब हमारा एक एनसीएफ, अगला एनसीएफ कब बनेगा ये जरा बताना। ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें इस बात को स्वीकार किया कि अगला एनसीएफ कब बनेगा। तो अगर कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा। रायबर्न के अनुसार क्या है, हर पाठ का प्रारंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक पहले से कर चुके हैं। ठीक है, यानी जीवन से वह संबंधित है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी लेसन मस्ट बी समथिंग द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी लर्न। तो जो पहले से देख चुके हैं या पहले से जीवन में थोड़ा सा उन्होंने समझा है उसके बारे में बताया जाए तो वो चीजें और अच्छी समझ में आएंगी। आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। तो अर्जित ज्ञान, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बार बार उपस्थित होना, तो वो हमारा आवृत्ति कहलाता है। अब किसी बात को एक शिक्षक बार बार, हमारे गुरु जी थे फिजिक्स के अध्यापक, और आज बहुत अच्छा स्कूल उनका विद्यालय है, तो वो किसी भी चीज को 3 बार बोलते थे। एक कोई डेरिवेशन पढ़ाना तो माना 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 माना, तो इस तरीके से 2-3 बार किसी भी चीज को वो पढ़ाते थे। जो यहाँ के बच्चे हैं, नवनीत तिवारी सर हमारे थे, बहुत अच्छे, आज अभी भी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं फिजिक्स। तो हम लोगों को डेरिवेशन पूरी तरीके से रटी थी। अगर कहीं पर भी कोई एक आध डेरिवेशन मतलब एक आध स्टेप नहीं समझ में आया, लेकिन वो पूरा एकदम से सारी चीजें पहले पॉइंट शुरू होता था और आखिरी तक एक सिद्धांत तक रुकता था। तो इस तरीके से ये जो आइडियोलॉजी है पढ़ाने की, वो क्या है, वो आवृत्ति के सिद्धांत पर आधारित होती है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराया जाना जरूरी है। अब दोहराया जाए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे रिवीजन हो सके, तो इसके लिए अभ्यास महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज करिए और पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराइए। इसको बार बार, इसीलिए जो भी पॉइंट है उसको बार बार हम कहते हैं, जिससे दिमाग में ये चीजें स्थायी हो जाती हैं। कैसे होगा, तो कहा गया होमवर्क दिया जाता है, वो भी आवृत्ति का तरीका है। मासिक परीक्षाएं जो होती हैं, ये भी एक माध्यम है बच्चों को अपने पाठ का रिवीजन करने के लिए, और छात्रों को पाठ समझाने को कहना। ठीक है, बच्चे खुद पाठ को समझाएं, इससे बच्चों को पुनः कई बार रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होने से बच्चों में ज्ञान स्थायी बन सकता है। ठीक है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए हम किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए हम किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो वो हमारा सिद्धांत है, ठीक है, वो हमारा है आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, आगे चले। अगला है हमारा 2 सिद्धांत बचे हुए हैं, निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। तो थोड़ा सा आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षण भी हर जगह लोग मजा ढूंढते हैं कि मजा नहीं आया पढ़ के, या मजा नहीं आया, तीर्थ स्थान भी जा रहे हैं तो भी उनको मजा चाहिए। अब कि यहाँ गए तब तो कि मजा नहीं आ पाया। ऐसा मजा का मतलब पता नहीं का क्या है, भगवान जाने। ठीक, तो फिलहाल इंटरेस्टिंग चीजें तभी बन पाएंगी, थोड़ा सा रचनात्मक होंगी, मनोरंजक होंगी, तो वो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना दुनिया का सबसे कठिन काम, कोई किसी का मन पढ़ने में नहीं लगता है। जबरदस्ती नौकरी न पानी हो तो कोई किताब उठाए देखेगा नहीं। और 2-3-4 अपवाद हो सकते हैं, परम ज्ञानी परम तपस्वी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 95% बच्चे या कोई भी, हम आप सब भी, अगर एक सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अब जबरदस्ती मन लगवाया जा रहा है, तो जबरदस्ती मन लगाने के लिए थोड़ा सा नाच गाना बीच बीच में आ जाए, ठीक, तो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाच गाने की बात नहीं हो रही फिलहाल, यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो भी कंटेंट है उसको ऐसा आप क्रिएट करिए कि जिससे बच्चों में एक रचनात्मकता और मनोरंजक गतिविधियों का समावेश। जैसे आपने कोई बीच में कहानी डाल दी, बीच में आपने कोई चुटकुला सुना दिया, तो इस तरीके से जो आपके चीजें हैं उससे बच्चे थोड़ा सा
माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और चीज़ों को पुनः अर्जित करने में तत्पर हो सकेंगे। ठीक है, अगला आखिरी सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई भी लेक्चर हम भर भर पूरा नहीं पढ़ा सकते कि शुरू किया और एकदम से आखिरी में आकर रुके। हम तथ्यों को, कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लघु सोपानों का सिद्धांत कहा गया? तो विभाजन के सिद्धांत को कहा गया। खंड से पूर्ण की ओर बढ़ना मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, वैसे तो पूर्ण से खंड की ओर बढ़ना किसके सिद्धांत पर है? ठीक है, स्टार्टवादियों ने ये बात कही हुई है। यहाँ पर क्या कहा गया? खंड से पूर्ण की ओर बढ़ना मनोवैज्ञानिक बात है, साहित्य बात है, स्किनर वगैरह इसी बात को मानते हैं कि धीरे धीरे कुछ कुछ बातों को, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर पढ़ाने से शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई चीज आपके शिक्षण के, जैसे मान लीजिए यही लेक्चर था, तो इस लेक्चर से पहले मतलब पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो लेक्चर है, उस टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर में मैं शुरू से शुरू करूँ और आखिरी वाला खत्म करूँ, तो क्या पढ़ गए, किस हेडिंग के अंतर्गत इसको पढ़ा गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तमाम हेडिंग बनाई जाती हैं और उन हेडिंग्स के अंतर्गत शीर्षक बनाए जाते हैं और उन शीर्षक के अंतर्गत आप चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? लघु सोपानों के सिद्धांत पर आधारित होता है। और ये इस तरीके से हम अगर पढ़ाते हैं तो वो हमारा थोड़ा सा लेक्चर जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। कल के अगले लेक्चर में आपको मैं टीचिंग मॉडल बताता हूँ और टीचिंग मॉडल से आपको पुनः 1 नंबर हमेशा, 1 से 2 नंबर हमेशा परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में तो 100% पूछा जाता है। सुपर टेट में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि प्रश्न पत्र बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत, जानते हैं आप बोर्ड करते नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही होता है। तो पिछले साल का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो वो विभिन्न जो शिक्षा शास्त्र की अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं, चाहे पीजीटी की रही हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की रही हो, और विभिन्न प्रदेशों में जो शिक्षा शास्त्र के लेक्चर की अन्य वैकेंसीज में जो भी क्वेश्चन हैं, वही सब मैं देख रहा हूँ कि वो सब प्रश्न फिर से सुपर टेट में भी पड़े हुए थे और भी पीजीटी की परीक्षाओं के भी जो भी प्रश्न पत्र थे, उन सब में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम भरा पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पुनः मिल सकती हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग शिक्षण टीचिंग मॉडल्स पढ़ेंगे, शिक्षण के प्रतिमान पढ़ेंगे और वहाँ पर इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ा है। कोई कन्फ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नोट्स लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे आपको हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।